सबसे जो डार्विन का पॉइंट था कौन सा था? ओवर प्रोडक्शन। साथ के साथ लिखते रहो। अरे बातें नहीं करनी है, समझ में नहीं आता कि एक बार ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑल दी ऑर्गेनिज्म हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोजेनी। एनॉर्मस का मतलब होता है अनलिमिटेड नंबर, ठीक है। देखो ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर किस चीज की कैपेसिटी होती है? एनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की होती है। अगर वो एनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करते रहेंगे, अगर थ्योरेटिकली अगर अपन बात करते हैं तो ऐसे जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगी वो कैसे हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। कैसी ग्रोथ हो जाएगी? एक्सपोनेंशियल। बट रियलिटी की बात करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं होता है। तो रियलिटी में जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है? स्टेबल होती है, एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशन। सीजनल फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो विंटर के टाइम पर ज्यादा सर्वाइव कर पाए। तो अगर विंटर का टाइम आएगा तो उनका नंबर क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। अदरवाइज जो पॉपुलेशन होती है वो कैसी होती है? स्टेबल होती है। इसका रीजन क्या होता है वो दूसरे पॉइंट में अपन नोट डाउन करेंगे। नोट करते रहिए साथ के साथ में। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट होता है कौन सा? ओवर प्रोडक्शन। दूसरा कौन सा होता है? स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। बातें नहीं होनी चाहिए।
इधर देखो भाई सभी लोग, फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है कि ओवर प्रोड्यूसन हो सकता है। दूसरा होता है स्ट्रगल फॉर दी एग्जिस्टेंस। अब ओवर प्रोड्यूस तो कर लिया है, लेकिन क्या होता है हमारे पास में जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्स के लिए इसमें आपस में क्या होना पड़ेगा, उनको कम्पीट करना पड़ेगा ताकि वो बेटर यूटिलाइज कर पाए। और ये जो कॉम्पिटिशन होता है वो तीन तरह का हो सकता है। एक खुद स्पीशीज के बीच में हो सकता है, मतलब विद इन स्पीशीज हो सकता है। एक दूसरी स्पीशीज के साथ में हो सकता है, मतलब बिटवीन स्पीशीज हो सकता है। और फिर उसके बाद में जो तीसरा फैक्टर आ जाता है, कौन सा फैक्टर होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। तो फर्स्ट वाला कौन सा है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक कॉल्ड हीट और टेम्परेचर। अगर इन सभी में वो सर्वाइव कर जाता है तो अपन बोलेंगे कि अगर कोई एक चीज सर्वाइव, मतलब जो एक स्पीशीज है वो सर्वाइव करेगी, जो दूसरी वाली वो क्या नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो जिसने सर्वाइव किया है या फिर जिसने सर्वाइव नहीं किया है उसका रीजन क्या होता है, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। जो वेरिएशंस होती है वो कैसी होती है, इनबिल्ट होती है। उनको इनबिल्ट का मतलब होता है इननेट होती है, एक्वायर्ड नहीं होती है। जो वेरिएशन होती है वो कैसी होती है, इननेट होती है, एक्वायर्ड नहीं होती है। और कोई भी जो किसी भी पॉपुलेशन के जो दो इंडिविजुअल होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उनको क्या होता है, उनमें सिमिलरिटी नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो क्या मिलेगा, उसमें डिफरेंस मिलता है। चाहे वो ऊपर से देखने से, मतलब सुपरफिशियली देखने से ऐसा लगे कि दोनों कैसे हैं, इक्वल इक्वल हैं, लेकिन अगर अपन बात करते हैं तो उनका जीन में भी कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसलिए दो जो पॉपुलेशन होते हैं उनके जो दो इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। अगर कोई एक जैसा नहीं है इसका मतलब उसके अंदर वेरिएशन है या नहीं है, वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस है तो एक सर्वाइव करेगा, दूसरा क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जिसमें अच्छी वेरिएशन होती है उनको बोला जाता है गुड वेरिएशन, जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। तो उनको बोलेंगे गुड वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन और अडेप्टिव वेरिएशन। गुड क्यों बोला जाता है उनको, क्योंकि उसके लिए वो क्या है, यूजफुल होती है तो यूजफुल होगी। अडेप्टिव क्यों है, कि जो भी उसके साथ में जो भी कंडीशन थी, जो भी फैक्टर्स थे, उनमें उनको क्या कर पाई है, वो अडेप्टिव कर पाई है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, अडेप्टिव वेरिएशन। तो ये क्या बनाती है, बेटर सर्वाइवल चांसेस होते हैं, जिसके पास में क्या होती है, ये वाली वेरिएशन होती है। और जो दूसरा जो पर्सन होता है, जो दूसरी जो स्पीशीज होती है, उसके पास में जो वेरिएशन थी वो कैसी थी, बैड थी, नॉन यूजफुल थी, या फिर अपन बोलेंगे नॉन अडेप्टिव थी, इसलिए उसके लेस सर्वाइवल चांसेस होते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, 2 पॉइंट और बाकी है इसमें। आगे पॉइंट लिखिए भाई, नेचुरल सिलेक्शन।
ये आज ही हो जाएगी पूरी बातें, कल का दिन भी होगा, है ना। गुड वेरिएशन चुप हो जाइए सभी लोग। गुड जो वेरिएशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, बेटर सर्वाइवल चांस। आपको नोट करते रहना साथ के साथ में। More chances of reproduction. तेरे से तो नाटक भी ढंग से नहीं होता है। अच्छा एक्टर तो नहीं बन पाएगा तू, वो लगता है तेरे को बन पाएगा। पढ़ते रहिए, जरूर बनोगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन, बातें नहीं करें भाई, अभी भी टाइम है, सुधर सकता है। चल कर तो हो ही जाएगा, नहीं सकता। सभी लोग इधर ध्यान रखो भाई, ये जो मैंने लिखा है इधर, बाद में नहीं बताऊंगा। ये जो है इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग, ठीक है, हो गया, चुपचाप नोट करो। ये हो जाता है नेचुरल सिलेक्शन, और जो इसका लास्ट पॉइंट है, ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज।
इधर देखिए भाई, जो नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसके पास में गुड वेरिएशन होती है उसके बेटर सर्वाइवल चांस होते हैं, और उसी को नेचर क्या करती है, सेलेक्ट करती है। उसी को कौन क्या करती है, नेचर सेलेक्ट करती है। और जिसको एक बार नेचर ने सेलेक्ट कर लिया उसी को क्या मिलेगा अब आगे, मोर चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू डार्विन जो नेचुरल सिलेक्शन होता है इसी को बोल दिया जाता है एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी। इस पूरी थ्योरी का जो मेन पॉइंट होता है, मैंने आपको लिखवाए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो मेन पॉइंट कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन। कि आपने इससे पहले वाली जो पॉइंट थे कि ओवर प्रोड्यूस करना था, कर लिया, सर्वाइवल ऑफ टेस्ट करना था, फिट हो गए। अब जो लास्ट में बचता है कि उसको, जिसको आगे चांस किसका मिलेगा, जिसको किसने क्या किया होगा, नेचर ने सेलेक्ट किया होगा। अगर नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करती तो बताओ उसको रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा मिलते। जिसका रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे क्या उसकी प्रोजेनी जनरेट हो पाएगी, जिसकी प्रोजेनी नहीं होगी क्या उसकी न्यू स्पीशीज बन पाएगी। इसलिए डार्विन ने क्या बोला कि सारी बातें बाद में, पहले कौन सी बात है, नेचुरल सिलेक्शन। फिटनेस, अपन ने बोला ना कि जो ज्यादा फिट होता है वही क्या है, आगे सरवाइव करेगा। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन जो फिटनेस होती है वो फिजिकल फिटनेस नहीं होती है, कौन सी फिटनेस होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अरे फिजिकली फिट होने से काम नहीं चलता है, रिप्रोडक्टिवली फिट होने चाहिए। तब जाकर के इसने क्या बोला था। और आगे पढ़िए कि जो सारे के सारे, जो किसी एक पॉपुलेशन है उसमें सारे के सारे जो इंडिविजुअल होते हैं उनको मेटिंग का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का या फिर रिप्रोडक्शन करने का सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है। और किसको चांस मिलेगा, इसका सिलेक्शन कौन करती है, फीमेल करती है। इसको बोला जाता है सेक्सुअल सिलेक्शन। यहाँ पर भी फीमेल ही सेलेक्ट कर रही है, नेचर में भी। इसको क्या बोल दिया जाता है, सेक्सुअल सिलेक्शन, दैट इज सेलेक्टेड बाय द फीमेल। मेल क्यों नहीं कर सकते, कि डार्विन नहीं बता पाया था और यही इसकी कमी रह गई। आगे, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, नेचुरल सिलेक्शन प्लस हेरिडिटी बेटर फिट होता है, मोर चांसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, लीव मोर प्रोजेनी, और क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद में नई स्पीशीज बन जाती है। अकॉर्डिंग टू डार्विन जो फिटनेस होती है वो कौन सी फिटनेस होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है। फिजिकल फिटनेस होती है क्या, नहीं। अगर दो पर्सन है, एक फिजिकली फिट है और एक रिप्रोडक्टिवली फिट है, नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, रिप्रोडक्टिव फिट को। बॉडी सॉडी बनाने से ही कुछ नहीं होता है। आगे बात कर लिए, नोट करो इसको फटाफट से। अब देखो इस डार्विन की कुछ क्या रह गई थी, कमियां रह गई थी कि इसने क्या बताया कि जो सेक्सुअल सिलेक्शन का जो क्या सेक्स के लिए या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो सेलेक्ट करती है पार्टनर, वो कौन होती है, फीमेल होती है। तो मेल में क्या दिक्कत है, मेल भी तो कर सकते हैं। तो ये बता नहीं पाया था। फिर इसने बताया था कि जो इसके पास में गुड वेरिएशन होती है उसी को क्या करती है, नेचर सेलेक्ट करती है। अगर ऐसा ही होता है तो सभी के अंदर गुड वेरिएशन क्यों नहीं डाली गई है, ऐसा भी तो हो सकता था। इसने बताया था कि जो फिट रहेगा वही सरवाइव करेगा, लेकिन ये फिटनेस इसने, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही क्यों बताई है, बाकी की फिटनेस क्यों नहीं बताई है। या फिर ऐसा है तो सारे के सारे रिप्रोडक्टिव फिटनेस वाले क्यों नहीं बताए हैं। तो इसकी क्या रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी। अब देखो जब किसी की कुछ कमियां रहता थी तो उनको क्या करना पड़ेगा, सही तो करना पड़ेगा। अब सही करने के लिए पहले हमें एक नई थ्योरी पढ़नी पड़ जाती है। अगर ये तीन चीजें क्लियर कर देता तो आपका भी काम आसान हो जाता, अपन भी यहीं तक ही बता देते। लेकिन इसने भाई साहब ने कि मेरे को तो इतना ही आता है, क्योंकि इसने पहली लाइन बताई थी कि जो भी मैंने देखा है वो मैंने लिख दिया है, ज्यादा कोई दिक्कत है तो वहां पे जाकर के चेक करके आ जाओ। अब मैं तो अपन तो जा नहीं सकते उधर, कुछ लोग गए थे उन्होंने फिर बताया, तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ। कमियां ऑफ डार्विन, कमियां नंबर 1 है वाई ओनली फीमेल sexual selection.
टोल्ड अबाउट, भाई ये तीनों कामियों को ध्यान रख लेना ना, आते हैं इनसे भी क्वेश्चन। टोल्ड अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बट नॉट एवर टेल अराइवल ऑफ फिटेस्ट, कि ये फिटनेस आती किधर से है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था, वेरिएशन के बारे में नहीं बता पाया था कि वेरिएशन कैसे आई। अच्छा इधर देखो, इन तीनों में से भी जो इसकी खतरनाक वाली जो कमी थी वो कौन सी वाली कमी थी, तीसरी वाली, वेरिएशन। क्योंकि अगर जिसके पास में वेरिएशन ही बढ़िया हो जाएंगे तो उसको चांस आगे अपने आप ही मिल जाएगा ना। ठीक है, जिसको चांस मिल जाएगा। क्या कर रहा था ऑफिस में? अब आप हेडिंग लिखेंगे सभी लोग, वेरिएशन। तो देखो वेरिएशन आने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें जो सबसे पहले तरीका है उसका नाम है जीन रिकॉम्बिनेशन। नाम तो सुना ही होगा। नाम को पहले तोड़िए फिर वापस से जोड़िए, डेफिनेशन आपके आप मिल जाएगी आपको। जीन का मतलब होता है जीन, रिकॉम्बिनेशन मतलब री का मतलब वापस से या फिर बार बार या फिर नए नए, कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन। अलग अलग जीन आकर के मिल जाते हैं और एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, न्यू जीन रिकॉम्बिनेशन बोल दिया जाता है। नाम तो सुना ही होगा, क्रॉसिंग ओवर। एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा और एक नया बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड जीन रिकॉम्बिनेशन। देखिए आगे लिखते रहो भाई। लिखना है साथ के साथ। हाँ लिखना। अच्छा क्रॉसिंग ओवर कब होता है भाई, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तब। क्या हो गया, इसको बटन दबा दिया किसी ने? चुप हो जाओ भाई।
देखो फर्स्ट वाला कौन सा है, जीन रिकॉम्बिनेशन, दूसरा वाला कौन सा है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन एंड रैंडम चेंज इन दी डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल। अब इसके बारे में, किसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में हमें किसने बताया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। किसने, ह्यूगो डी व्रीज ने। और वो एक प्लांट पर काम कर रहे थे, उस प्लांट का नाम होता है इवनिंग प्रिमरोज। क्या होता है, इवनिंग प्रिमरोज। इट इज अ कॉमन नेम और इसका साइंटिफिक नेम होता है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। क्या होता है, अरे नाम है, हंस क्या रहे हो, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। नाम में भी लैमार्क आ रहा है, लेकिन दिया किसने है, ह्यूगो डी व्रीज ने। हुगो, अगो नहीं, हुगो डी व्रीज। और कौन से वाले प्लांट पर काम किया था, अरे कौन से प्लांट पर काम किया है, इवनिंग प्राइमरोज। साइंटिफिक नेम ओइनोथेरा लैमार्कियाना। पहले हंस लो, हाँ नोट करो। हाँ, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, ड्यूरिंग, तभी तो बनेंगे नए नए गैमेट। बनते बनते चेंज हो जाते। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये वाला है कि देखो इधर डार्विन ने भी वेरिएशन के बारे में बताया था और ह्यूगो डी व्रीज ने भी क्या बताया था, वेरिएशन के बारे में बताया था कि दोनों की जो वेरिएशन है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस मैं इधर लिख रहा हूँ कि जो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू जो डार्विन होती है वो कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। लेकिन एज पर दी म्यूटेशन वो कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं। ठीक है। और जो वेरिएशन जो डार्विन के थ्रू होती है, डार्विन ने आपको ये कौन सा वाला याद रखना है, जीन रिकॉम्बिनेशन वाला। इसके थ्रू जो वेरिएशन आती है वो कैसी होती है, स्मॉल स्मॉल आती हैं। और जो म्यूटेशन होता है उसकी वजह से कैसी आती है, लार्ज आती है। ये जो होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब होता है, ऐसा होता है कि हर एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जीन रिकॉम्बिनेशन होता ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि इस वाली जनरेशन में जीन रिकॉम्बिनेशन हो गया है उसके बाद में 3 जनरेशन तक गैप लग गया है। हर जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा। लेकिन म्यूटेशन क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना कि इस बार म्यूटेशन हो गया तो अगली बार भी होगा ही होगा। म्यूटेशन तो कैसा होता है, देखो सडन एंड रैंडम होता है। तो ये कैसा होता है, म्यूटेशन से जो वेरिएशन आती है वो कैसी होती है, डायरेक्शन लेस होती है। हाँ हाँ, इसके बाद में जो डार्विन की जो वेरिएशन होती है वो कैसी होती है, मल्टी स्टेप प्रोसेस में होती है। और ये होती है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिनको बोल दिया जाता है सॉल्टेशन। इसको समझो भाई, इंपॉर्टेंट बात कि अकॉर्डिंग टू जो डार्विन जो वेरिएशन होती है वो स्मॉल होती है कि लार्ज होती है, स्मॉल होती है। अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन जो होती है वो कैसी होती है, लार्ज होती है। लार्ज ऐसा है कि ये जो म्यूटेशन है वो कैसा होता है, डायरेक्ट डीएनए में होता है। इसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे वो लार्ज स्केल पे आ जाते हैं, पूरा का पूरा डीएनए ही चेंज हो जाता है। ये कैसी होती है, डार्विन वाली डायरेक्शन होती है, सिंगल होता है, मतलब कि एक जनरेशन के बाद में दूसरी जनरेशन में होगा ही होगा। लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है। पता लगे कि इस बार म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन समझ में आता ना, ठीक है, इस बार म्यूटेशन हो गया है, हाँ सडन चेंज, जरूरी नहीं है अब आगे जनरेशन में होगा ही होगा।
ठीक है। ये जो डार्विन वाला होता है वो कैसा होता है, मल्टीपल स्टेप में होता है, जैसे कि एक जनरेशन में हो गया, फिर दूसरी जनरेशन में हो गया, फिर तीसरी जनरेशन में, ये चलता रहता है। तो कितने स्टेप हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ये सिंगल स्टेप में क्या करवा देता है, लार्ज म्यूटेशन करवा देता है। जैसे इस जनरेशन में हो गया म्यूटेशन, कैसा हुआ, लार्ज हुआ है, अब 3-4 जनरेशन तक नहीं होगा, अगले जनरेशन में होगा, तो एक स्टेप में बड़ा धमाका करवा देता है। इस प्रोसेस को बोल दिया जाता है क्या, सॉल्टेशन। याद रख लेना, सॉल्टेशन क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड वाला है हाइब्रिडाइजेशन। ये पूरा वेरिएशन वाला खत्म हो चुका भाई। यहाँ पे पॉइंट सभी लोग इधर ध्यान दो। हेलो, आवाज आ रही क्या? तो वेरिएशन वाला जो है 3 पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा होता है, जीन रिकॉम्बिनेशन होता है, दूसरा कौन सा होता है, म्यूटेशन होता है, और तीसरा कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन। एक बढ़िया सा क्वेश्चन बता दो सारे के सारे, चाहे वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो, अगर इन तीनों में से आपको बताना है कि ये वाला तो इसमें हो ही सकता है। What is the ultimate source of the variation? Option 1 is gene recombination, option 2 is mutation, option 3 is hybridization, और option 4 is all of these। गलत जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा, म्यूटेशन। क्योंकि म्यूटेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जीन रिकॉम्बिनेशन केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वालों में होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल, कौन सा रल, नेचुरल सिलेक्शन। बहुत बढ़िया टॉपिक है, अभी नोट करना बंद कर दो, केवल समझने पे ध्यान देंगे सभी लोग। बातें कोई भी नहीं करेगा, नोट कोई भी नहीं करेगा, जो बातें करेगा उसको कसम है। एग्जाम्पल हो नेचुरल सिलेक्शन, कसम है आपको नीट की, अगर तुमने बातें करी। ठीक है, अब मिल गई तसल्ली। ठीक है, आ गए, बात करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो उसमें आ जाता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। जो बातें करेगा और जो जिसकी बातें सुनेगा, दोनों को इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। देखो हुआ क्या, ये बात है इंग्लैंड की। किसकी? इंग्लैंड की। किसकी? एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, बर्नार्ड कैटलवेल। क्या नाम है? बर्नार्ड कैटलवेल। ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का मतलब, अच्छा कभी आपने नाम सुना है मेलेनिन पिगमेंट का? सुना होगा। मेलेनिन पिगमेंट की वजह से क्या आ जाती है, पिगमेंटेशन होता है। ठीक है, स्किन डार्क और ब्राइट हो जाती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये जो बर्नार्ड कैटलवेल है, इंग्लैंड में रहते थे, कुछ कर रहे होंगे वहां पे, उनको 2 तरह के मौत दिखाई दी है। पेपर्ड मौत, जिनको बोला जाता है तितली के जैसे होते हैं मौत। ठीक है, इनको बोला जाता है बिस्टन बेटुलेरिया। क्या बोला जाता है? बिस्टन बेटुलेरिया। कॉमन नेम होता है पेपर्ड मौत। इन्होंने देखा कि वहां पर 2 तरह के मौत थे, एक जिसका कलर कैसा था, व्हाइट कलर का था, और एक जिसका कलर डार्क कलर का था। कैसा था? एक व्हाइट वाला था और एक डार्क वाला था। अब हमारे पास में 2 केस आ जाते हैं। पहले एक तो ऐसा जब इंडस्ट्री नहीं बनी थी, और एक ऐसा जब इंडस्ट्री बन गई थी। अब आप थोड़ा सा सोच के बताइए कि जब आसपास के एरिया में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है मतलब कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी फैक्ट्री नहीं है, तो फैक्ट्री से कोई भी धुआं वगैरह निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। और उसके आसपास के एरिया के जो भी प्लांट्स वगैरह होंगे, जो भी पेड़ होंगे, क्या उनका जो ट्रंक है वो काला होगा या फिर व्हाइट होगा? मतलब डार्क होगा कि व्हाइट होगा? व्हाइट होगा। कभी आपने नाम सुना है लाइकेन का?
लाइकेन का सुना होगा। ठीक है, जो लाइकेन होता है वो कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता है। जब तक इसमें इंडस्ट्री नहीं लगी होगी, जब तक किसी ने कहीं पे भी कोई फैक्ट्री नहीं लगाई होगी, वो जो एनवायरनमेंट था वो बताओ पॉल्यूटेड था कि नॉन पॉल्यूटेड था? नॉन पॉल्यूटेड था। उसमें लाइकेन ग्रो कर सकती है क्या? लाइकेन ग्रो भी कहाँ पे करेगी? ट्री के ट्रंक पर करेगी। कहाँ पे करेगी? ट्री के ट्रंक पर करेगी। तो लाइकेन कैसा होता है? ब्राउन कलर का ही होता है, व्हाइट कलर का ही होता है। इसकी वजह से जो ट्री का ट्रंक थे उस एनवायरनमेंट के किस कलर के हो गए थे? व्हाइट कलर के हो गए थे। किस कलर के हो गए थे? उस टाइम पे नेचर में मौत के कलर कौन कौन से बताए थे मैंने? एक व्हाइट कलर का था और एक डार्क कलर का था। ठीक है, अब आप थोड़ा सोच के बताइए कि कौन सा वाला मौत इस व्हाइट कलर के जो ट्री ट्रंक है इसमें अच्छे से चिप पाएगा? व्हाइट वाला। अब कोई भी प्रेडेटर आएगा तो वो किसको खा जाएगा? ब्लैक वाले को खा जाएगा। कौन बच जाएगा? किसका नंबर बढ़ जाएगा? ये सब किसकी वजह से हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने किसको सेलेक्ट किया है उस टाइम पर? नेचर यहाँ पे कौन है? ट्री का ट्रंक है। क्या ट्री नेचर का पार्ट नहीं है? यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रही है वो कौन कर रही है? नेचर कर रही है। नेचर ने इस जगह पर इस कंडीशन में किसको सेलेक्ट किया है? कौन से वाले मौत को किया है? व्हाइट कलर वाले को। और जो नेचर के अकॉर्डिंग नहीं था वो चल बसे। दूसरी बात करते हैं, जब इंडस्ट्री आ गई थी, जब फैक्ट्रियां लग चुकी थी, तो बताओ वहां से क्या आएगा? धुआं निकलेगा। और धुआं कैसा होता है? काला काला, डार्क कलर होता है। वो जो धुआं है कहां पर जाएगा? ट्री के ट्रंक पर जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। क्या अब उस ट्री के ट्रंक पर लाइकेन ग्रो कर पाएगी? कर पाएगी? अरे बोलो ना, कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। और लाइकेन ग्रो नहीं कर रही है तो ट्री का ट्रंक का कलर कैसा रहेगा? डार्क रहेगा। अब बताइए, इस डार्क कलर के जो ट्री का ट्रंक है उसमें कौन से कलर के मौत खुद को अच्छे से हाइड कर पाएंगे? डार्क वाले। अब मरना किसका है? व्हाइट वालों का। किसने सेलेक्ट किया है? नेचर ने। किसने सेलेक्ट किया है? नेचर ने। तो हुआ ना नेचुरल सिलेक्शन। पहले कौन से वाले ज्यादा खुश हो रहे थे? व्हाइट वाले। अब कौन से वाले ज्यादा खुश हो रहे हैं? डार्क वाले। सब खेल किसका है? नेचर का है। तो नेचर के साथ में छेड़खानी और ज्यादा मत करना, नादानी। नहीं तो हो जाएगा क्या? खेल। क्योंकि पहले कौन से ज्यादा सरवाइव कर रहे थे? व्हाइट वाले। अब ज्यादा कौन से सरवाइव कर रहे हैं? ये रीजन किसकी वजह से हुआ था? ये सब इंडस्ट्री किसने लगाई? नेचर ने, ह्यूमंस ने। अब हुआ क्या कि ये जब खेल होने लगा था ना तो ह्यूमन खुद को क्या समझने लग गए थे कि अपुनिच भगवान है। क्या हो गया? अपुनिच क्या है? भगवान है। कि अगर मैं चाहूं तो व्हाइट वालों को जिंदा रख सकता हूं, मैं चाहूं तो डार्क वालों को जिंदा रख सकता हूं। पर ये क्या पॉसिबल है? क्यों? काहे पॉसिबल नहीं है? अगर जैसे कि कोई बिजनेसमैन है वो बोले कि मेरे को कौन से वाले चाहिए? व्हाइट कलर के मौत चाहिए, तो उसको क्या बोलेगा कि अपनी फैक्ट्री को बंद कर दे। कर देगा, पैसे ले लेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्यों नहीं होगा? हाँ? ऐसा पॉसिबल, ऐसा वो इस केस के लिए लग रहा होगा। अगर बाय चांस, कौन सा चांस? अगर बाय चांस इनमें आ गया वेरिएशन, इनमें हो गया म्यूटेशन, और वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी फैक्ट्री वाले की कि व्हाइट और डार्क कलर के थे। अगर कोई पर्पल कलर का आ जाए तो धुआं निकाले तेरा पर्पल कलर का, कैसे निकालेगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। ग्रीन कलर के मौत होते तो, अरे ग्रीन कलर के होते तो कौन सा धुआं ग्रीन कलर का होता है? कौन सा लाइकेन ग्रीन कलर का होता है? वो तो वैसे भी मरेंगे ना। तब वो बोल देते हैं कि मैं फैक्ट्री लगाऊं नहीं लगाऊं, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे सेलेक्ट कौन करेगी? नेचर ही करेगी। क्या ह्यूमन करेगा? ह्यूमन करेगा। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया है? ह्यूमंस का हो गया है। तो अगर किसी इवोल्यूशन के किसी भी पार्ट में, किसी भी प्रोसेस में ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इसको बोल दिया जाता है एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। क्या बोल दिया जाता है? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। जब ये जो एंथ्रो जो वर्ड है ना वो किसके लिए यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल के लिए या फिर ह्यूमंस के लिए। नेचुरल तो नहीं हो रहा था क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। कैसा हो रहा? वो आर्टिफिशियली होगा। ठीक है, तो ये बताइए जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है ये बात कहाँ की है? इंग्लैंड की है। किस साइंटिस्ट ने बताई थी?
चार्ल्स डार्विन ने नहीं, बर्नार्ड कैटलमैन ने बताई थी। किस पर बताई थी? पेपर मॉथ, जिनको बोला जाता है बिस्टन बेटुलेरिया। क्या बोला जाता है? बिस्टन बेटुलेरिया। कभी आपको पता ही होगा, जो साइंटिफिक नेम होता है उनको अंडरलाइन किया जाता है। दो टाइम की बात करेंगे अपन। एक है 1850 की और एक है 1970 की। 1850 में इंडस्ट्री नहीं थी, 1920 में इंडस्ट्री आ गई थी। सभी लोग इधर ध्यान देंगे कि 1850 में बताइए जो ट्री ट्रंक था कैसा था? वाइट था। 1920 में ट्री ट्रंक कैसा था? कैसा था? डार्क था। गौर से सुनिए भाई, कैसे सुनना है? गौर से सुनना है कि अब जब ट्री ट्रंक कैसा है? वाइट है, तो कौन से वाले मॉथ खुद को हाइड कर पाएंगे? वाइट कलर मॉथ कैन हाइड। हाइड का मतलब समझ में आता है? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज कौन हो पाएगा अच्छे से? व्हाइट कलर के। और मर कौन जाएगा? तो प्रीडेटर कौन से वाले? डार्क विंग मॉथ। ठीक है, नंबर किसका ज्यादा हो जाएगा? व्हाइट मॉथ का ज्यादा ज्यादा ज्यादा। किससे? इससे। इधर आओ, इधर बताओ कौन से वाले अच्छे से हाइड हो सकते हैं? डार्क मॉथ। कौन सा कैमोफ्लेज अच्छे से हो सकता है? डार्क मॉथ। कौन सा वाला प्रीडेटर की नजर में आ जाएगा? व्हाइट मॉथ। किसका नंबर ज्यादा हो जाएगा? किससे? व्हाइट से। अब एक बात बताओ, बता दोगे क्या? क्या ऐसा होगा कि हमेशा हमेशा 1850 में हमेशा हमेशा व्हाइट कलर के मौत का ही नंबर ज्यादा होगा? क्या ऐसा होगा? आज अपन बात करते हैं 1920 की। क्या 1920 के टाइम पर ये जो व्हाइट कलर के जो मौत थे खत्म हो गए थे? सफाचट हो गए थे? क्यों? थोड़े बच गए थे। कहाँ बचेंगे? जहां पर इंडस्ट्री नहीं लगाई है। इंडस्ट्री आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई जाती है, गांव वाले इलाके में थोड़ी ना लगाई जाती है। तो जो रूरल एरिया है वहां पर तो ये सरवाइव कर रहे होंगे ना? अरे कर रहे होंगे ना? तो क्या ऐसा हो पाता है कि जो एक वेरिएंट होता है वो कंप्लीटली वाइप आउट हो जाता है? नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि किसी अदर इलाके में वो ग्रो कर रहा होगा। यहाँ पे मैं लिख दूं, no variant is completely wiped out because rural areas present occur। क्योंकि रूरल एरिया में क्या नहीं हुआ था? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। ये इनके नाम लिखते हैं ना भाई। मैं जो मॉथ थे वो कौन कौन से थे? एक तो डार्क विंग्ड मॉथ था और एक कौन सा था? वाइट विंग्ड मॉथ। ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। किसका? नेचुरल सिलेक्शन का। कर लो फटाफट से नोट।